चलिए आज देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 124 एवं आर्टिकल नंबर 125। आर्टिकल 124 के अंतर्गत दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। जिस प्रकार संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार न्यायपालिका भी उतना ही महत्व रखती है, क्योंकि भारत के अंतर्गत निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की उम्मीद होती है न्याय प्रणालिका से, और हमारी संवैधानिक न्याय प्रणालिका बहुत ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। आखिर इस न्याय प्रणालिका में इतना विश्वास क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्याय प्रणालिका के उन सभी पद को इंक्लूड किया गया, समायोजित किया गया, जो एक सही और स्वतंत्र न्याय प्रणालिका देने में सक्षम है, और इसीलिए न्याय प्रणाली में सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। यदि किसी के साथ में अन्याय या अत्याचार होता है तो उसे विश्वास होता है हमारी न्याय प्रणालिका से, हमारी न्यायपालिका से। तो आइए आज हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत न्याय प्रणालिका किस प्रकार उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके कार्य। तो अभी हम उस बेसिस तक आर्टिकल नंबर 124 को देख रहे हैं। 124 से 147 तक पूरी कार्यप्रणाली और पद्धति और सभी प्रकार के आर्टिकल्स उसके दिए हुए हैं। आज की क्लासेस में हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 124 और 125। आइए देखते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा हमारे पुराने अनुच्छेद पर का रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 121 संसद में चर्चा पर निर्बंध, 122 न्यायालयों द्वारा सदन की कार्यवाही की जांच न किए जाना। इसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, 123 के अंतर्गत संसद में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति शक्ति। इसके बाद आता है संघ की न्यायपालिका। 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, जिसे आज हम देखने वाले हैं, और 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। तो 124 आर्टिकल को पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बेसिक समझते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है, एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्याय प्रणाली है, जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशल की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह सभी अपराधों की शिकायत को सुनने तथा निपटान करने के लिए एवं किसी सूट या कार्यों की सुनवाई एवं निपटान हेतु स्थापित किया गया था। मद्रास एवं मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः वर्ष 1800 एवं 1823 में स्थापित किए गए थे। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायाधीशों की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। इन उच्च न्यायालय को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था।
संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करने और उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया एवं इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति। दूसरा है संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विविध प्रावधानों की समीक्षा। यह आता है समीक्षा शक्ति में। संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान के बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायाधीशों की योग्यता। तो सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। भारतीय संविधान में भाग 5 संघ एवं अध्याय 6 यानी संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। अनुच्छेद 124 एक के तहत भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तथा 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते जब तक कि कानून द्वारा संसद अन्य न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती। इन्हीं टोटल 8 का प्रावधान यहाँ पर किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीली क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियां हैं। संवैधानिक प्रावधान के बाद सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई। इनमें मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायिक शक्ति को 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 यानी एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य 7 अन्य न्यायाधीश निर्धारित की गई। संसद उन्हें विनियमित करने के लिए अधिकृत है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है। यह मुख्य न्यायाधीशों को अन्य के स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही संसद इस संबंध में निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान केवल वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी अदालत राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकती। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ली जाती है। अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है यदि वह आवश्यक समझता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। न्यायाधीशों की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय या उच्चतर एक से अधिक न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतर एक से अधिक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, या उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। अधिकतम 65 वर्ष का प्रावधान किया गया है। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, संचित निधि से व्यय, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, कार्यपालिका से पृथक न्यायपालिका की अवधारणा और न्यायपालिका को बनाए जाना। तो ये इम्पोर्टेंट था कहीं ना कहीं, जो हमें समझना चाहिए किस प्रकार से उसकी संवैधानिक प्रावधान है, किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का संगठन है, किस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उसका स्थान है और न्यायाधीशों की योग्यता है। तो हमने एक मैसेज देखा, उसका डिटेल में गए। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 124 पर। तो आर्टिकल को अब हमें समझना आसान हो जाएगा। हमने उसका एक हिस्ट्री भी देखा कि किस प्रकार से स्वतंत्र भारत के पहले और स्वतंत्र भारत के बाद क्या उनमें संशोधन किए गए, क्या स्थान परिवर्तन किए गए, उसे किस प्रकार से स्वतंत्र भारत के पहले बनाया गया और उनमें संशोधन करके स्वतंत्र भारत के बाद संविधान के अंतर्गत संवैधानिक तौर पर गढ़ा गया, मजबूत किया गया। चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 124। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य, और जब तक संसद निधि द्वारा अधिक संख्या भी नहीं करती तब तक क्या होगा, 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों को ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। परंतु यह और कि इसके अंतर्गत 2 पॉइंट और निर्धारित किए गए। कोई कहता है कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। किसी न्यायाधीश को खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से भी हटाया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। यानी न्यूनतम आयु का निर्धारण यहाँ पर नहीं किया, लेकिन ये बात निर्धारित कर दी गई कि जो संसद समझे विधि द्वारा उसका उपबंध करे। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्थ होगा जब वह भारत का नागरिक हो। किसी उच्च न्यायालय का या एक से अधिक, ये हमने अभी डिटेल में देख लिया था। क इसके बाद ग कहता है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेता हो, यानी महान्यायवादी दृष्टि से भी उसे जो है कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट कहता है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाता जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत द्वारा
तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 वोट द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। यानी हटाने के लिए जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रणाली यूज़ की जाती है, उसके जैसा ही यहाँ पर भी प्रणाली यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए संकल्प पत्र जारी करना होता है और उसी का प्रावधान किया गया। 5 कहता है संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या समर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय कर सकेगा। जो निर्धारित किया गया उसका निर्धारण भी जरूरी है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरे अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 7 कहता है कोई व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्य तंत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष उपवचन या कार्य नहीं करेगा। 125 के अंतर न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का संधार किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकार भत्तों तथा उपस्थित छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उनके अधीन समय पर अवधारित किया जाए, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते तब तक ऐसे विशेष अधिकारों भत्तों और अधिकारों का जो दूसरे अनुसूची में निश्चित है हकदार होगा। तो ये थे आर्टिकल नंबर 124 एवं 125।